हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी टीजीटी कमीशन की। तो आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो हमीरपुर बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। और पिछली वीडियो में हमने हिमाचली जीके डिस्कस की हुई थी, आज हम हिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 136 से यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है, उपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी मुख्यतः किसमें निवेशित थी? तो किसमें निवेशित थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या फिर सर्विसेज। तो ऑप्शन दिए गए हैं अवसंरचना, उद्योग, कृषि या फिर सेवाओं में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में। और स्टूडेंट्स, एक और बात कहनी थी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया कीजिए, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, ये था उपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी जो थी तो मुख्यतः किसमें निवेशित थी? तो कृषि में निवेशित थी। और इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश बना रहे। कौन चाहता था? तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश बना रहे, जो उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करे और उनके उत्पादों के लिए बाजार के रूप में वो काम भी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किस नगर शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? तो देखिए, कहाँ पर है मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मुंबई, अलीगढ़, कालीकट या फिर गुंटूर। तो इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, गुंटूर। देखिए, गुंटूर कहाँ पर है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर शहर में जो है तो मोहम्मद अली जिन्ना का टावर है। कहाँ पर है ये गुंटूर? तो आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, और मोहम्मद अली जिन्ना का वहाँ पर टावर लगा हुआ है। इसे जो जिन्ना टावर या जिन्ना मीनार भी कहा जाता है। और 1930 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1930 में इसको बनाया गया था, और इसका नाम जो है तो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया है। देखिए, जिन्ना जो है तो उस टाइम एक प्रमुख राजनीतिक नेता था। अब यहाँ पर बात आई है कालीकट की, कालीकट भी है यहाँ पर ऑप्शन में। तो कालीकट कहाँ पर है? तो देखिए, कालीकट जो है तो एक बंदरगाह है। कालीकट क्या है? एक बंदरगाह है। और कहाँ पर है? देखिए, ये जो है कालीकट, ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और कालीकट कथकली नृत्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किसने अपना अंतिम लक्ष्य प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को पोंछना है ऐसा घोषित किया था? किसने अपना अंतिम लक्ष्य प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को पोंछना है ऐसा घोषित किया था? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सरदार पटेल, बीजी तिलक, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है तो ये स्टेटमेंट दी गई है कि अपना अंतिम लक्ष्य प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को पोंछना है। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इनकी महत्वपूर्ण 3 कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो एक तो आती है हमारी विश्व इतिहास की झलकियाँ, दूसरी आती है आत्मकथा, और तीसरी आती है भारत की खोज। भारत की खोज कौन कौन सी बताई? एक तो बताई मैंने आपको विश्व इतिहास की झलकियाँ, दूसरी है आत्मकथा और तीसरी है भारत की खोज। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की कौन कौन सी बुक्स है जो उनके द्वारा लिखी गई है? तो एक तो आती है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, एक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। दूसरी आती है हिंद स्वराज, और तीसरी आती है मेरे सपनों का भारत। ये महात्मा गांधी की कृतियां हैं। और बाल गंगाधर तिलक भी यहाँ पर ऑप्शन में है, बीजी तिलक। तो इनके द्वारा कौन कौन सी लिखी गई हैं? तो द आर्कटिक होम इन द विलेज, श्रीमद, ये जो है तो इनकी बुक्स है, द आर्कटिक होम इन द विलेज, और दूसरी है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। ये 2 इनकी बुक्स हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सरदार पटेल। तो इनके द्वारा इनको जो है तो देखिए लौह पुरुष भी कहा गया है, लौह पुरुष की इनको संज्ञा दी गई है, और भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष। और देखिए, पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये देखिए, सरदार पटेल यहाँ पर नाम है, तो जो सरदार की उपाधि है वो पटेल को किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी।
एक और बुक्स का नाम आता है यंग इंडिया। यंग इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यंग इंडिया। तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है यंग इंडिया। और कब लिखी गई है? तो 1916 में। पूछा गया है बार बार, तभी मैंने आपको बता दिया। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की। और कब इसको प्रकाशित किया गया? तो 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए कौन सा संग्रहित पद प्रयुक्त होता है? कौन सा संग्रहित पद जो है तो प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे प्रबंध, अंग, निबंध या फिर चरित्र। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। देखिए, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए आगम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। पवित्र पुस्तकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आगम ग्रंथ जो हैं तो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं? तो प्रमुख ग्रंथ हैं जैन धर्म के। और इसमें महावीर की शिक्षाएं शामिल हैं। जैन साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है हमारे पास आगम और दूसरा आता है, एक तो आता है हमारे पास आगम और इसमें दूसरा आता है गैर विहित साहित्य। गैर विहित साहित्य। देखिए, जो आगम है इसमें क्या है? इसमें जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। जो आगम है इसमें क्या है? जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं और 4 जो है तो मूल सूत्र और ये अनुयोग सूत्र हैं। ये आगम में आता है, आगम के मूल ग्रंथों में। दूसरा मैंने आपको बताया गैर विहित साहित्य। तो इसमें क्या आता है? तो गैर विहित साहित्य में आता है, इसमें जैन धर्म से संबंधित अन्य ग्रंथ आते हैं। जैसे जैन ग्रंथ में किसी और ने जैन धर्म के बारे में कुछ लिखा हो, कोई और ग्रंथ है वो इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे कि पुराण और श्रावकाचार, ये किसी और की रचनाएं हैं, लेकिन ये किस में आती हैं? गैर विहित साहित्य में आती हैं। पुराण और श्रावकाचार। ये जो श्रावकाचार है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देवसेन के द्वारा। श्रावकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विदेशी पर्यटक था? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पर्यटक था? प्रथम विदेशी पर्यटक था। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विदेशी पर्यटक था? तो प्रथम विदेशी पर्यटक कौन था? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फाहियान, हेनसांग, मैगस्थनीज या फिर इत्सिंग। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मैगस्थनीज। तो ये कब भारत आया था? तो ये 302 ईसा पूर्व में भारत आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत बनकर आया था और 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 302 से 298 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहा था। और सेल्यूकस, और जैसे यहाँ पर जो सेल्यूकस प्रथम निकेटर थे उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने जो है तो मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखिए, मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें जो है तो मौर्य काल के समाज, प्रशासन और सांस्कृतिक इसमें वर्णन है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है जैसे फाहियान। तो फाहियान के बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे? तो चीनी बौद्ध भिक्षु हैं ये फाहियान, चीनी बौद्ध भिक्षु। और 4वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। कौन सी शताब्दी में? तो 4वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। और फाहियान ने 399 में भारत की यात्रा की थी। 399 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा इन्होंने की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबार में आए थे। और इनकी पुस्तक का नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। एक और आता है यहाँ पर ऑप्शन में हेनसांग। तो हेनसांग के बारे में क्या है? तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सी यू कीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसमें बौद्ध ग्रंथों की खोज और नालंदा विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्ययन किया है। लास्ट ऑप्शन में आता है इत्सिंग। तो इत्सिंग भी एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। 671 ईस्वी पूर्व में भारत में ये आए थे। और बुक का नाम है, इनकी बुक जो इन्होंने लिखी है, द रिकॉर्ड ऑफ द इनर लॉज सेंट होम फ्रॉम द सर्दन सी, ये इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कौन वेद त्रयी का भाग नहीं है? कौन जो है तो वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी के भाग हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में क्या है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ये जो वेद है इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। इसके तीसरे मंडल में क्या बताया गया है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। सातवें मंडल में क्या है? तो सातवें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। आठवें मंडल में जो है तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ये बताया गया है। नववें मंडल में क्या बताया गया है? तो देवता सोम का जो उल्लेख वहाँ पर किया गया है, देवता सोम का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और 10वें मंडल में क्या बताया गया है? तो पुरुष सूक्त चतुर्वर्णों का उल्लेख वहाँ पर मिलता है। जैसे चतुर्वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस सब का 10वें मंडल में वहाँ पर वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद में क्या बताया गया है? तो यजुर्वेद में बताया गया है कि इस स्वसर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन और नियमों का संकलन जो है तो यजुर्वेद कहा जाता है। मंत्रों और बलि में जो मंत्र बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उनको यजुर्वेद में बताया गया है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अथर्वयु, अथर्वयु इसके पाठकर्ता को कहा जाता है। और अगली बात आती है सामवेद की, तो सामवेद का अर्थ है गान और इसके पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है, उदात्री। और सूक्त कितने हैं इसमें सामवेद में? तो 1810 इसमें सूक्त हैं, 1810। जो सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और अथर्ववेद जो है तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। और कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 731 इसमें कुल मंत्र हैं। पद्य कितने हैं? तो पद्य हैं इसमें 6000। और अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में जो है तो परीक्षित को कुरुओं का राजा जो है तो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस दिल्ली सुल्तान की पुत्री थी? रजिया सुल्तान किस दिल्ली सुल्तान की पुत्री थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और जैसे इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद गौरी और इनमें से कोई नहीं। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। कौन से वंश से ये संबंधित हैं? तो गुलाम वंश से ये संबंधित हैं। देखिए रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र ये महिला हैं, महिला शासिका हैं। गुलाम वंश की ये शासिका हैं। और 1236 से 40 तक इनका शासनकाल है। और ये एक कुशल प्रशासक और सेनापति थी, लेकिन उसे अपने शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर बात करें हम गुलाम वंश की, तो इसको मामूलक वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है? तो मामूलक वंश कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 1206 से 1290 ये इसका टाइम पीरियड है। बात करें अगर हम इनके शासकों की, तो सबसे पहले शासन किसने किया? गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इनका टाइम पीरियड है। दूसरे नंबर पर आता है आराम शाह। आराम शाह आता है, ये 1210 से 1211 तक बैठे थे। फिर इसके बाद आता है इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह आते हैं, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, फिर बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स जो है तो लास्ट में आता है। अंतिम शासक है गुलाम वंश का क्यूमर्स। और कब ये बैठे थे? तो 1290 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने इबादत खाना नामक सभागृह बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।